तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप मान लीजिए वीक हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में या फिर मैथ में या फिर किसी 2 सब्जेक्ट में या तीनों सब्जेक्ट में, तो क्या आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग चूज़ करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए? मैं किस सब्जेक्ट में वीक था और मैंने कैसे उसे इम्प्रूव किया, मैं ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीश राव और आप देख रहे हैं मिस्टर एरो। मैं काफ़ी टाइप के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाता हूँ जैसे कि एरोस्पेस, डिफेंस, साइंस फिक्शन, स्पेस के रिलेटेड जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक्स होती हैं, तो उन सभी पे मैं वीडियोज़ बनाता हूँ। अगर आपको ऐसी वीडियोज़ देखना पसंद है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबा लीजिए। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूव करते हैं टॉपिक पे। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक हों, अगर आप उसे इम्प्रूव करना चाहें तो आप कर सकते हैं। और वो भी मैं बात कर रहा हूँ पीसीएम की, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऐसा नहीं कि कोई सब्जेक्ट आप इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, आप उसे इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मेहनत लगेगा। और क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसे इम्प्रूव करने में, वो चीजों पे आज मैं बात करूंगा। तो अगर आप वीक हो केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री अगर आपको इम्प्रूव करनी है तो आप उसे इजीली इम्प्रूव कर सकते हो। अगर आप डेली 30 मिनट का स्टडी करो तो केमिस्ट्री आपकी इजीली इम्प्रूव हो जाएगी। अब बात करते हैं कि इसकी हमें जरूरत क्या-क्या पड़ती है और क्या-क्या लेवल आपको केमिस्ट्री का एरोस्पेस में आपको या फिर एरोनॉटिकल में आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बेसिक जो केमिस्ट्री है 11th-12th की वही आपको देखने को मिलेगी। मैं तो मतलब बिना केमिस्ट्री पढ़े ही मैं पास हो गया। मतलब मुझे फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री मुझे पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो था वो थोड़ा ठीक-ठाक था। मेरे जो 12th के जो टीचर थे वो अच्छे थे। तो मुझे इतनी ज़्यादा एरोस्पेस में मुझे दिक्कत नहीं हुई फर्स्ट ईयर में। फिर सेकंड थर्ड जब आप ईयर में जब जाओगे तो आपको थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड चीजें पढ़नी पड़ेंगी, इंजन कैसे वर्क करता है वो सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो थर्मोडायनामिक्स में फायदा ये होता है कि उसमें जो नेमिंग रिएक्शन होते हैं 11th-12th में वो आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अगर नेमिंग रिएक्शन अगर हम हटा दें केमिस्ट्री से तो काफी केमिस्ट्री इजी हो जाती है। थर्मोडायनामिक्स जो होता है वो आप पढ़ लोगे, बेसिक उसमें थ्योरीज होती हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वो आप कर लोगे। अगर आप फोर्थ ईयर में जो चूज करते हो प्रपल्शन, प्रपल्शन अगर आप सब्जेक्ट चूज करते हो तो उसमें आपको फिर थोड़ा और थर्मोडायनामिक्स का मतलब डीपली नॉलेज होना चाहिए। खास तौर पे जो 11th-12th की जो बेसिक है वो आपको क्लियर होनी चाहिए। और जो भी कुछ आपने थर्मोडायनामिक्स के रिलेटेड पढ़ा हुआ है सेकंड और थर्ड ईयर में वो आपको क्लियर होगा। तो आप इजिली जो है प्रपल्शन जो आप फोर्थ ईयर में चूज करोगे वो आप इजिली कर लोगे। तो केमिस्ट्री अगर मैं बोलूँ तो आधा घंटा अगर आप डेली पढ़ते हो तो वो इनफ होगा। तो मैं 3-4 अलग वीडियोस बनाऊंगा जिसपे केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ पे कि क्या-क्या आपको 11th-12th में अगर आप पढ़ रहे हो तो क्या-क्या चीजें उसमें आपको एरोस्पेस में देखने को मिलती हैं। किस चैप्टर्स पे बेसिकली आपको ज्यादा फोकस करना है अगर आप एरोस्पेस या एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो। वो धीरे-धीरे मैं वीडियोस बनाता रहूंगा और आगे आपको वो वीडियोस देखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल के लिए जान लीजिए कि अगर आप 30 मिनट अगर आप पढ़ते हो, डेली पढ़ते हो, 6 महीने या 1 साल तक भी पढ़ देते हो केमिस्ट्री, तो आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। 11th-12th आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद है फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स में वीक हो तो फिजिक्स भी काफी इजी सब्जेक्ट है। अगर आप उसके न्यूमेरिकल पार्ट, उसमें 2 पार्ट है, एक तो न्यूमेरिकल होता है, एक तो थ्योरेटिकल होता है। अगर आप न्यूमेरिकल पार्ट को निकाल दें तो थ्योरेटिकल बहुत इजी होता है। अगर आप बुक से पढ़ने के, आप बुकिश लैंग्वेज अगर आप पढ़ोगे तो फिर वो दिक्कत होती है। अगर आप उसको डेली लाइफ की तरह यूज करो तो वो इजी हो जाता है। यानी 30 मिनट अगर आप डेली फिजिक्स पढ़ो तो इनफ हो जाएगा। ये बिल्कुल केमिस्ट्री फिजिक्स बिल्कुल सेम ही है। न्यूमेरिकल में आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन फिजिक्स जो आपका सही हो जाएगा। अब आता है मैथ। अगर मान लीजिए आपका मैथ वीक है तो फिर थोड़ा दिक्कत की बात हो जाती है क्योंकि मैथ्स को इंप्रूव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और खासकर जब आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो। वीडियो के एंड में अब मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों इतना ज्यादा टफ हो जाता है। मैथ्स अगर आपका वीक है तो एरोस्पेस इंजीनियरिंग में आपको थोड़ी ज्यादा दिक्कत आएगी कंपेयर टू केमिस्ट्री फिजिक्स में। अगर मान लीजिए आप वीक हो केमिस्ट्री में और मैथ में या फिर फिजिक्स और मैथ में अगर आप वीक हो तो थोड़ी दिक्कत आपको आएगी क्योंकि अब आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपकी एक सब्जेक्ट के कंपेयर में थोड़ा ये 2 सब्जेक्ट है और ऊपर से मैथ भी है तो थोड़ा ज्यादा होगा। केमिस्ट्री फिजिक्स में अगर आप वीक हो तो इट्स ओके, चल जाएगा। आप 4 साल का टाइम काफी होता है। आप धीरे धीरे अगर पढ़ोगे तो कवर कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है। अगर मान लीजिए आप वीक हो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और मैथ में, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको एरोस्पेस इंजीनियरिंग करनी चाहिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करनी चाहिए क्योंकि इसमें जो ये थोड़ा हायर लेवल की स्टडी होती है, इसमें आपको थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा मिलेंगे, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा अगर आप तीनों सब्जेक्ट में वीक हो। और क्योंकि इंप्रूव भी आप कर तो सकते ही हो, आप बिल्कुल कर सकते हो इंप्रूव, लेकिन आपको साथ ही साथ इंजीनियरिंग के कोर्सेज भी पढ़ने पड़ते हैं तो फिर ये बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। और अगर आप इतना पढ़ पाते तो आई थिंक आपकी तीनों सब्जेक्ट वीक नहीं होती। मैं अगर खुल के बोलूँ तो।
अगर तीनों सब्जेक्ट वीक है तो फिर आप कोशिश मत करो एरोस्पेस और एरोनॉटिकल करने के लिए। मैं बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी के मालिक हो। तो अब बात करते हैं कि मैं किस सब्जेक्ट में वीक था और मैंने कैसे उसे इम्प्रूव किया। तो मैं वीक था मैथ में। मैथमेटिक्स मुझे कभी भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी, क्योंकि मैथ में सबसे बेकार चीज़ क्या होती है कि आपको उसे लगातार पढ़ना पड़ता है। और जब आप इंजीनियरिंग करने जाते हो, तो अब आप ऐसा नहीं है कि अगर आपने कोई पर्टिकुलर चैप्टर ही चलेगा, जो 12th का अगर आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर है तो वो पर्टिकुलर चैप्टर ही चलता है। लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में जाते हो, मैथमेटिक्स जब वहाँ पे सॉल्व करते हो, तो वहाँ पे कई सारे चैप्टर जो होते हैं वो एक ही न्यूमेरिकल में लग जाते हैं। तो दिक्कत बढ़ जाती है। तो थोड़ा ये प्रॉब्लम आता है। साथ ही साथ अगर आप जब इंजीनियरिंग के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो उसमें क्या होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीटली सॉल्व नहीं होते हैं। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो फिर आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि ये चीजें चल कैसे रही हैं, आगे ये न्यूमेरिक आंसर कैसे आया। तो फिर ये उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है आपको। मैंने इसे कैसे इंप्रूव किया था? मैंने इसे इंप्रूव किया था, मैं डेली जो है करीबन 9 बजे से 3 से 4 बजे तक जो है वो इंजीनियरिंग की जो क्लासेस लगती हैं वो मेरी लगती थी। और 4 बजे के बाद जो है आधे घंटे का ब्रेक लेके मैं करीबन 7, 8 या 9 बजे रात तक जो है मैं वहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ता था। और फिर लाइब्रेरी से मेरा जो घर था करीबन में 2 किलोमीटर के आसपास था। तो जो मैंने पीजी लिया था, तो फिर वैसे ट्रेवल करता था। वो पैदल जाता जाना पड़ता था, तो मतलब काफ़ी मेहनत करना पड़ा। बट मैंने उसे इम्प्रूव किया धीरे-धीरे करके। डेली जो है लाइब्रेरी में बैठना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको लग रहा हो कि आप भी ईज़िली इसे कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूँ कि जो स्कूल होता है और जो कॉलेज होता है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। स्कूल में आपको सिर्फ जाना होता है, क्लास करना होता है और घर चले आते हैं, उसके बाद आप कोचिंग जाते हैं। तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन जब कॉलेज आप करते हो, तो कॉलेज में क्या होता है कि हर एक छोटी-छोटी चीज़ पे जो है वो मार्क्स मिलते हैं। अगर आप स्कूल में अगर आप प्रैक्टिकल कोई करते हो लैब में, तो कुछ दिन के बाद जो है उसका जो वाइवा होता है या फिर जो भी कुछ सबमिट करना होता है, कुछ दिन बाद सबमिट करना होता है। लेकिन जिस दिन आप लैब में काम करते हो कॉलेज में, उसी दिन आपका वाइवा भी होगा और जो भी कुछ आपको लिखना पड़ता है मैनुअल पे, वो सब कुछ आपको उसी दिन लिख के जमा भी करना पड़ेगा, चेक भी कराना पड़ेगा। मार्क्स भी मिलते हैं उसी टाइम, मतलब तुरंत ही मार्क्स भी मिलते हैं। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स जो होते हैं, वो भी लिमिटेड टाइम तक होते हैं। जैसे आपको असाइनमेंट मिलता है, कुछ दिन में उसको आपको करके सबमिट करना होता है। और सरप्राइज़ टेस्ट भी होते हैं, जिसके एडिशनल मार्क्स होते हैं, जो इंटरनल में ऐड होते हैं। थोड़ा आपको ज़्यादा फोकस होना पड़ता है कॉलेज में कंपेयर टू स्कूल में। दूसरी बात ये है कि जब आप कॉलेज खत्म होने के बाद जब आप लाइब्रेरी में जाते हो, तो लाइब्रेरी का एक अलग सीन चलता रहता है। वहाँ पे जाने के बाद बहुत भयंकर नींद आती है और जब स्टार्टिंग में आप जाओगे तो बहुत भयंकर नींद आएगी। एक बात मैं और आपको बता दूँ, अगर आप मैथ्स में वीक हैं, तो आप जब आप इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो और इंजीनियरिंग भी कर रहे हो और 12th के 11th-12th के मैथ्स भी आप अगर आप उसको मतलब बेटर बना रहे हो, रिवाइज़ कर रहे हो, डेली आपको कम से कम 4 से 5 घंटे मैथ्स पढ़ने पड़ेंगे इसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मैथ्स में काफ़ी टाइम टेकन होता है। और अगर आप इतना ही पढ़ सकते हैं डेली, तो मैथ्स आपकी कभी वीक ही नहीं होती। तो ये एक बात आप समझ लीजिए। तो मैथ्स को थोड़ा सीरियसली लीजिए अगर आप 11th-12th कर रहे हो या फिर अभी आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हो। मैथ्स को सीरियसली लीजिए अगर आपको एयरोस्पेस और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना है। बाकी चीज़ें अपने आप चलती रहती हैं, लेकिन मैथ्स जो है, मैथ्स को कैसे पढ़ना है ये भी एक तरीका होता है। ये भी मतलब मैंने अपने लाइफ में कैसे इसको सीखा है कि मैथ्स का एक पढ़ने का तरीका होता है। अगर आप खासकर एयरोस्पेस एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो या फिर साइंटिस्ट बनना चाहते हो, तो इनके भी पढ़ने एक तरीका होता है। वो आपको मैं अगली वीडियोज़ में बताऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।